हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। हम इसे अच्छे से समझेंगे इसके शेड्यूल और डायग्राम की मदद से और देखेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे पहले इसके डायग्राम की मदद से, फिर देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। यहां पर मैंने क्या कॉम्बिनेशंस ले रखे हैं, ए बी सी डी ई, जो कि शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के, ठीक है, जो कि देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को। यानी कि अगर एक कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक बार फिर से, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि शो करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के, जो कि देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को जब वो उसे कंज्यूम करता है। यानी कि अगर एक कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा या बी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा या सी करेगा या डी करेगा या ई करेगा, तो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अजम्पशंस। तो जो सबसे पहला इसका अजम्पशन है वो है रैशनल कंज्यूमर। यानी कि हम ये मानते हैं जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइज करना अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, अपनी यूटिलिटी को। जो दूसरा इसका अजम्पशन है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं दो चीज़ें। हमने दो गुड्स ले लिए, गुड एक्स और गुड वाई। अगर आपको गुड एक्स कंज्यूम करके ज़्यादा मज़ा आया गुड वाई के मुकाबले, तो आप गुड एक्स को फर्स्ट रैंक दे दोगे और गुड एक्स को सेकेंड रैंक दे दोगे। अगर आपको गुड वाई कंज्यूम करके ज़्यादा मज़ा आया गुड एक्स के मुकाबले, तो आप इसको गुड वाई को फर्स्ट रैंक दे दोगे और गुड एक्स को सेकेंड रैंक दे दोगे। अगर आपको दोनों गुड्स को कंज्यूम करके इक्वल मज़ा आया तो आप दोनों को इक्वल रैंक दे दोगे, फर्स्ट और फर्स्ट। तो ये होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपना तीसरा पॉइंट, मनी इनकम इज गिवन एंड कांस्टेंट। यानी कि देखो हम ये मानते हैं जो मनी इनकम है कंज्यूमर का वो गिवन है और कांस्टेंट है। हम मनी इनकम को कांस्टेंट इसीलिए मानते हैं क्योंकि देखो हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने या घटने से उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं। जो वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो गुड्स कंज्यूम ना करके कोई और गुड्स कंज्यूम करने लग जाए। फिर होगा क्या, अगर ये पीरियोडिकली ऐसा ही होता रहेगा तो हम कभी भी एक शेड्यूल नहीं बना पाएंगे इंडिफरेंस कर्व का और ना ही उसका कर्व बना पाएंगे एक्यूरेटली, ठीक है। फिर देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, प्राइसेस ऑफ द गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब प्राइसेस को भी हम इसीलिए कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने और घटने से कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पे फ़र्क पड़ेगा और फिर हम वही उसका शेड्यूल नहीं बना पाएंगे और उसका इंडिफरेंस कर्व फिर नहीं बना पाएंगे। अब पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। मान लीजिए आपके पास दो कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के, गुड एक्स और गुड वाई ही आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके आपके पास दो कॉम्बिनेशन हैं। एक कॉम्बिनेशन में आपके पास गुड एक्स की 7 यूनिट्स हैं और गुड वाई की 6 यूनिट हैं। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में आपके पास गुड एक्स की 8 यूनिट्स हैं और गुड वाई की 8 यूनिट्स हैं। तब होगा क्या, आप कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, आप हमेशा या कोई भी हमेशा वो वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा जिसमें गुड्स की ज़्यादा यूनिट्स होंगी। क्योंकि होता क्या है, किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करके हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और यही होती हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इट मीन्स द कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब देखते हैं अपना सिक्स्थ पॉइंट, नॉन सैटिटी। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। अगर देखो कंज्यूमर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वो कभी भी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस नहीं प्रेफर कर पाएगा। यानी कि वो किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम नहीं कर पाएगा।
अब देखते हैं इसका 7th पॉइंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो, जब भी हम किसी भी कमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट्स को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि हम दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाएँ, तो इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? जब हम किसी भी कमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट्स को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि हम दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाए, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंडर हम ये मानते हैं कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिमिनिश हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। हम ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि होगा क्या, जब भी हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, वो धीरे धीरे घटता रहेगा। तो होगा क्या, जब मेरे को सेटिस्फैक्शन लेवल कम मिल रहा है तो मैं दूसरी कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो भी मैं कम कर दूंगा। तो यही है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं इसे इस शेड्यूल की मदद से। तो देखो, इनिशियली था क्या, मेरे पास गुड एक्स की बहुत कम यूनिट्स थी और गुड वाई की ज़्यादा यूनिट्स थी। तो जो डिज़ायर थी, जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर थी गुड एक्स को कंज्यूम करने की इनिशियली, वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या किया, मैंने एक यूनिट कंज्यूम कर ली गुड एक्स की, और उस टाइम पे जो मैं गुड वाई की यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था वो भी ज़्यादा था ताकि मैं एक एडिशनल यूनिट गुड एक्स की कंज्यूम कर पाऊँ। और वही मुझे शेड्यूल में देखने के लिए मिला कि जब मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो मैंने 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया गुड वाई का। फिर क्या हुआ, अभी भी जो डिज़ायर थी वो बाकी थी मेरी गुड एक्स को कंज्यूम करने की, तो मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, पर पहले के मुकाबले जो डिज़ायर थी वो कम हो चुकी थी। इसीलिए क्या हुआ, जो मैंने गुड वाई का सेक्रीफाइस किया एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए वो कम किया। ये मुझे यहाँ पे फिर देखने के लिए मिला। अब जो मेरी डिज़ायर थी वो कम हो गई थी, पर क्या था, अभी भी डिज़ायर बाकी थी, तो मैंने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर ली। पर अब पहले के मुकाबले मैं यूनिट वाई की और कम यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। और यही मुझे शेड्यूल में देखने के लिए मिला कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक यूनिट का सेक्रीफाइस किया। सबसे पहले डिज़ायर ज़्यादा होने के कारण मैंने 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर डिज़ायर कम हुई तो 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, और जब डिज़ायर और कम हो गई तो एक एडिशनल यूनिट एक्स की कंज्यूम करने के लिए मैंने और कम यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीज होने का कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता रहता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई दिखाता है चेंज इन द यूनिट्स ऑफ गुड वाई और डेल्टा एक्स दिखाता है चेंज इन द यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। तो अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल, जिसे हम इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं। तो देखो, इस शेड्यूल में हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और ई। अगर एक कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है, मान लो उसने ए कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया और कंज्यूम किया, तो उसे जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा वो इक्वल मिलेगा अगर वो बी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके कंज्यूम करता है या सी करता है या डी करता है या ई करता है। तो इन सब में से अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके कंज्यूम करता है तो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अच्छा ये हो गई एक बात। अब और बातें देखते हैं शेड्यूल से क्या क्या देखने के लिए मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने समझा था उसे। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है ताकि वो दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम कर पाए। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता है तो गुड वाई का कंजम्पशन क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, इनिशियली वो गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए गुड वाई की जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा यूनिट्स सेक्रीफाइस करता है, पर होता क्या है, टाइम के साथ साथ जो उसकी डिज़ायर है गुड एक्स की एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने की वो डिक्रीज होती रहती है। तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे जो गुड वाई की जो वो यूनिट्स सेक्रीफाइस करता है वो कम होती रहती हैं। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला जब उसने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो यहाँ पर
जो उसने सेक्रीफाइस किया गुड वाई में वो कम हो गया। फिर और डिज़ायर कम हुई, एडिशनल यूनिट उसने फिर भी कंज्यूम की, तो जो सेक्रीफाइस था वो और कम हो गया। फिर एडिशनल यूनिट और कंज्यूम की, तो यहाँ पे देखने के लिए मिला हमें कि जो सेक्रीफाइस था वो और कम हो गया। इस सब के पीछे का कारण हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कहता है जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता रहता है। अब समझते हैं हम इसका डायग्राम। तो देखो, इसके डायग्राम में हमने वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया है। इनिशियली क्या था, मैंने एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए एक्स की जो सेक्रीफाइस किया था वो बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए जो सेक्रीफाइस था मेरा वो कम होता गया। फिर एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करने के लिए वो और कम होता गया और ऐसा चलता रहा। यही ये डायग्राम शो करता है। तो अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को। तो जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है ओरिजिन की तरफ को। जो इसका कारण है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए जो दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स का सेक्रीफाइस करेगा वो विद द पीरियड ऑफ टाइम कम होता रहेगा। यही हमें इस ग्राफ से भी देखने के लिए मिलता है कि इनिशियली कंज्यूमर ने ज़्यादा यूनिट्स सेक्रीफाइस करी ताकि वो एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम कर पाए, पर विद द पीरियड ऑफ टाइम जो सेक्रीफाइस था कमोडिटी वाई का वो कम होता गया ताकि कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर पाए कमोडिटी एक्स की। पहली बारी में एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसने 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, दूसरी बारी में 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, तीसरी बारी में उसने 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया और आखिरी उसने 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कम होने का कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो कम होता रहता है। अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी विच इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स और इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। जो इसका रीज़न है वो है इनवर्स रिलेशनशिप के एग्जिस्ट करना गुड एक्स और गुड वाई के बीच में, यानी कि अगर मुझे एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो मुझे दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब मुझे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना था तो मैं गुड वाई का कंजम्पशन क्या करता चला गया, मैं गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज करता चला गया। जो इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा होता है कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से, यानी कि कंज्यूमर हमेशा वो बंडल सेलेक्ट करता है जिसमें दोनों कमोडिटीज़ के ज़्यादा गुड्स हों या तो फिर दोनों में से किसी एक कमोडिटी के ज़्यादा गुड्स हों। जैसे कि हमारे पास 2 गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। अब इसके जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास हैं 7-7 और 8-8। तो इन दोनों में से अगर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो कंज्यूमर कौन सा सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। अगर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है तो भी कंज्यूमर कौन सा सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो भी कौन सा कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या हो गई, वो प्रेफरेंसेस जहाँ पर कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा जहाँ पर उसके पास या तो दोनों गुड्स ज़्यादा हों या तो दोनों में से एक गुड ज़्यादा हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर का जो मेन एम होता है वो होता है अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना। अब समझते हैं इंडिफरेंस कर्व की आखिरी प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं जो हमने पहले की हैं, जैसे कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं अगर उनमें से कोई भी पॉइंट या कोई भी बंडल को हम सेलेक्ट करेंगे तो जो उससे हमें कंजम्पशन करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इक्वल होगा दूसरे किसी भी पॉइंट के जो हम उस कर्व से सेलेक्ट करके कंज्यूम करेंगे। जैसा कि हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है कि अगर मैं ए बंडल सेलेक्ट करता हूँ या बी बंडल सेलेक्ट करता हूँ या सी बंडल सेलेक्ट करता हूँ तो जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। और इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। यानी कि अगर कंज्यूमर इस वाले इंडिफरेंस कर्व IC2 में से कोई भी बंडल सेलेक्ट करके कंज्यूम करेगा तो जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट वाले में से ज़्यादा मिलेगा। और अगर वो इंडिफरेंस कर्व ये थर्ड वाले में से कोई बंडल सेलेक्ट करके उसे कंज्यूम करेगा तो जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इन दोनों में से ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जो हायर बंडल होता है, यानी कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, तो जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी हायर मिलता है। अब समझते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को, जो थी इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर गए, जैसा कि हमने इस डायग्राम में माना है कि इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2 पॉइंट ए पे आके इंटरसेक्ट कर गए। जो पॉइंट ए है वो इंडिफरेंस कर्व 1 पे भी आएगा फिर, और इंडिफरेंस कर्व 2 पे भी आएगा। अब दोनों कर्व्स को एक एक करके स्टडी करते हैं और फिर निकालते हैं इनसे अपने कंक्लूजन्स। अब थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को वो सेम मिलता है। यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1 की अगर हम बात करें तो अगर एक कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा या बी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा या डी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व 2 के लिए है। अगर एक कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा, सी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा या ई कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब इनमें देखने वाली बात यह है कि जो उनमें ए कॉम्बिनेशन है वो क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। और जब ये कॉमन आ जाएगा तो होना क्या चाहिए कि ए कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बी कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डी से, सी से, ई से सब इक्वल हो जाएगा। पर क्या ऐसा है? चलिए ये ग्राफ में देखते हैं। देखो हमने दो पॉइंट्स मान लिए, इन पे हम सेटिस्फैक्शन लेवल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमने बी पे निकाला तो हमने देखा कि बी पे जो कंजम्पशन हो रहा है वो वाई यूनिट्स का हो रहा है और यहाँ से एक्स यूनिट्स का हो रहा है। अब हमने सी पॉइंट पे निकाला IC2 कर्व पे, तो देखो जो सी लेवल पे कंजम्पशन हो रहा है वो ठीक है वाई यूनिट्स का ही हो रहा है, पर जो एक्स यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है वो बी यूनिट से ज़्यादा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट सी है, कॉम्बिनेशन सी है IC2 कर्व पे, वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो यहाँ से हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो जो दोनों इंडिफरेंस कर्व का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम हो जाएगा। और अभी अभी हमने प्रूव कराया कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस टॉपिक या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।